हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अभी तक चार्टर एक्ट के सीरीज़ में हमने जितने भी चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं 1793 से लेकर अब तक, तो उस सीरीज़ का ये लास्ट चार्टर एक्ट होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। तो स्टार्ट करते हैं। सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, एक ही काउंसिल थी और वही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही टास्क परफॉर्म करते थे। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों ही फंक्शन गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंडर में थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू एक चेंज किया गया कि 6 मेंबर्स की एक नई काउंसिल बनाई गई जिसका नाम दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। मतलब जो न्यू मेंबर्स थे 6, उनको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। और इस काउंसिल को कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी, मिनी पार्लियामेंट कहा गया इसको। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही प्रोसीजर पे काम कर रही थी। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सेपरेट कर दिया गया। तो पहली बार लेजिस्लेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, इट वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने पहली बार लेजिस्लेशन को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी कि उसके लिए एक डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी फॉर्मेशन किया गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इंडियंस के लिए सिविल सर्विस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी तक जितने भी चार्टर एक्ट थे उनमें बात चलती आ रही है, लेकिन ये अभी तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो इसमें दोबारा ये बात कही गई कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विस में। सेकेंड पॉइंट क्या था? कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। तो कोविनेंटेड सिविल सर्विस क्या होता था? कोविनेंटेड एंड अनकोविनेंटेड दो सिविल सर्विस के पार्ट्स थे। तो कोविनेंटेड में होता था कि जो हाई ग्रेड ऑफिशियल्स थे वो इसके अंडर में आते थे, मतलब जो हाई पोस्ट होती थी सिविल सर्विस की उसमें आते थे कोविनेंटेड। तो ये पोजीशन अभी तक थी सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था कि इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब ये ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया। और इसी के तहत ही एक मैकॉले कमेटी बनाई गई ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज। मतलब इंडियन सिविल सर्विस के लिए ही मैकले कमेटी का फॉर्मेशन किया गया और ये अपॉइंट हुए थे 1854 में मैकले की चेयरमैनशिप में। तो इसी कमेटी ने यह रिकमेंड किया गया कि इंडियंस को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। हर चार्टर एक्ट में जैसा कि होता आया है कि हर चार्टर एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस को फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता था। ये चीज़ यहाँ भी की गई, यहाँ भी एक्सटेंशन कर दिया गया सर्विस का, बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। सर्विस को एक्सटेंड तो कर दिया गया लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सर्विस कंटिन्यू रखनी है। इससे पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था कि सर्विस को 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, ये मेंशन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनकी सर्विस कभी भी टर्मिनेट हो सकती है। कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। एंड द लास्ट पॉइंट इज लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कही गई। अभी तक हमने जैसे ऊपर देखा था कि जो काउंसिल बनी थी उसमें 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए थे। तो इस काउंसिल में जो 4 मेंबर्स थे वो अपॉइंट किए गए थे लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। तो वो प्रोविंसेस थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो 4 मेंबर्स यहाँ से अपॉइंट किए गए थे और 2 अदर मेंबर्स थे।
तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये थे इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो कि इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।